हाय गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार के विषय में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ण के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि भाषा के सबसे जो छोटी इकाई है जिसे हम फर्दर आगे स्प्लिट नहीं कर सकते, उसे टुकड़ों में बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, उसे वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे हम इंग्लिश में जो लेटर बोलते हैं ना, वही हिंदी में वर्ण है। एंड ये वर्ण ना दो टाइप के होते हैं। पहला तो स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में। तो स्वर वर्ण वो वर्ण है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण के बिना उच्चारित हो, जो किसी अन्य वर्ण के हेल्प ना लो, वो स्वतंत्र हो, अपने आप में ही प्रोनाउंस हो, दैट इज नोन एज स्वर वर्ण। एंड इसका टोटल जो लेटर है, संख्या है, वो है 11 जो कि है अ, आ, हर्सई, दीर्घई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 11 स्वर वर्ण है। ये जो सारे वर्ण है ना, वो किसी के बिना सहायता से उच्चारित हो रहे, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के हेल्प नहीं ले रहे, अपने आप में उच्चारित हो रहे हैं। ये स्वतंत्र वर्ण है। तो अभी हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण के 3 भेद। तो स्वर वर्ण के 3 टाइप्स भी होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो पहला जो ह्रस्व स्वर है, तो उस स्वर के उच्चारण में ना जो एक मात्रा का समय लगता है, वो स्वर वर्ण होता है। मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन हल्का हो, लाइट हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। एंड ये बहुत जल्दी एक मात्रा का, एक सेकंड का टाइम लगाते हैं एंड ये प्रोनाउंस हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? स्वर वर्ण में से अ, हर्सई, हर्सऊ, री, ये ह्रस्व स्वर के ग्रुप में जाते हैं। एंड जो दीर्घ स्वर है, जो वो स्वर वर्ण के उच्चारण में जो 2 गुना समय लगते हैं, ह्रस्व स्वर से थोड़ा 2 गुना समय लगता है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अ, हर्सई, हर्सव, री, इन चारों को छोड़कर जो स्वर वर्ण में बाकी जो 7 बच गए, वो दीर्घ स्वर में आता है। तीसरा जो प्लुत स्वर है, वो स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। 3 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम जो लेता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल, हे राम। ओके। तो अभी हम व्यंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, तो वह व्यंजन कहलाता है। तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्वर वर्ण के हेल्प से प्रोनाउंस हो रहे हैं, तो ये व्यंजन वर्ण है। एंड मेनली व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। एंड कुछ एक्स्ट्रा संयुक्त व्यंजन है, द्वितीय व्यंजन है, ऐसा कुछ मिलाकर 41 होता है, ऐसा बोला जाता है कुछ जगह में। बट नॉर्मली हमारा मुख्यतः 33 व्यंजन होता है। एंड उसी व्यंजन के 3 टाइप्स भी होते हैं, जो कि है स्पर्श व्यंजन, अथष्ट व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो चलो वो तीनों को अच्छे से पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे वर्ण व्यंजन वर्ण के फर्स्ट टाइप स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श का मतलब है छूना, स्पर्श करना, टच करना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करती है। मतलब ये सिंपली हम अगर समझेंगे, तो जो व्यंजन वर्ण उच्चारण करते समय हमारे मुंह से स्पर्श होकर, टच होकर, छू कर उच्चारित हो, उस स्पर्श व्यंजन है। एंड ये 25 होते हैं। एंड इसका एक ग्रुप भी बना दिया गया है, क, च, ट, ट, प। इससे आप इजीली सारे स्पर्श व्यंजन के नाम याद रख सकते हो। तो ये जो अध्यष्ट व्यंजन है, व्यंजन वर्ण के सेकेंड टाइप जो है, ये हम अगर सिंपली समझेंगे, डेफिनेशन में अगर ज़्यादा डीपली नहीं जाए, तो ये बस इतना कहता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ना, जो हमारी टंग होती है, वो किसी पार्ट को, हमारे माउथ के जो बाकी सारे अंग है, उसको स्पर्श नहीं करता, उसको छूता नहीं है। उस स्पर्श व्यंजन के
अपोजिट होता है, वो स्पर्श करता है एंड ये किसी को बिना छुए ही उच्चारित हो जाता है। एंड ये क्या क्या है, य र ल व। आप इसे खुद उच्चारित करके देखो, वो कहाँ पे टच नहीं हो रहा है, बट स्पर्श व्यंजन जो सारा है, ये स्पर्श करके प्रोनाउंस हो रहा है। तो ये व्यंजन बन के लास्ट थर्ड टाइप है उसमें व्यंजन। तो इन वर्णों को उच्चारण करते समय ना हमारे मुंह से गर्म हवा उत्पन्न होती है, तो वो उसमें व्यंजन है। जैसे कि आप अभी प्रोनाउंस करिए, बोलिए मेरे साथ, स स स ह। ये आप जब उच्चारण कर रहे हो आपके मुंह से ऐसे गर्म वायु निकल रही है, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज उष्म व्यंजन। तो आप इस फोटो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वर्ण की बातें तो हो गई, चलो अब पढ़ते हैं आगत स्वर और आगत व्यंजन। तो हमारे कुछ ऐसे वर्ड है जो इंग्लिश के जो हिंदी में आ गए हैं, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, हॉल, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। तो उसी में ही हमें आगत स्वर और आगत व्यंजन का डिस्कवरी करना पड़ा। तो चलो पढ़ते हैं वो क्या है। जो आगत स्वर है ना, वो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को सही तरीके से लिखने के लिए हिंदी वर्णमाला में इसे इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल ले लो, डॉक्टर, कॉलेज, बाल, हाल, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं। ऐसे आप इंग्लिश में जो जैसे नहीं बोलते डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, इससे आप नहीं बोल सकते हिंदी में, इसे आपको ऐसे बोलना होगा, डॉक्टर, कॉलेज, बाल, हाल, ऐसा। एंड इसके ऊपर ऐसे कुछ टाइप का जो चिन्ह है, ये भी आप आगत स्वर में ही लगता है। एंड अभी चलो आगत व्यंजन समझते हैं। तो जो आगत व्यंजन है ना, वो हिंदी में अनेक विदेशी भाषाएं हैं, अंग्रेजों को छोड़ लो, इंग्लिश के अलावा भी जो कुछ फारसी है, उर्दू है, तो ये सारा ना शब्द भी हमारे हिंदी में आ गए हैं। तो जिनके व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, जिसमें व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, उस स्वर की बात हो रही थी, अब ये व्यंजन की बात हो रही है। तो इन व्यंजनों का उच्चारण हिंदी के ज फ से अलग होता है। जो नॉर्मल ज फ नहीं लिखते उनसे अलग होता है। इसलिए ज और फ के नीचे डॉट बिंदु लगता है, नीचे नुक्ता लगाकर लिखा जाता है। नुक्ता मतलब बिंदी, ज और फ को ऐसे बिंदी लगाकर। एग्जाम्पल, कागज, दरवाजा, साफ इत्यादि। तो अभी हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर के बारे में। तो दो व्यंजन के जो मिलन के बनने वाले शब्द को संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक दो व्यंजन वर्ण के जो मिलन है, उससे जो वर्ड बनते हैं ना, वही हमारे संयुक्ताक्षर है। तो जो संयुक्ताक्षर तो चार होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। तो आप बेसिकली देख सकते हो ये दो व्यंजन क, स, त, र, ज, ज्ञ, स, र, उनके मिलन से ही जो शब्द है वो संयुक्ताक्षर है। और बाकी जो इनमें अ लगा है वो बेसिकली नॉर्मल सी बात है कि ये जैसे कि दो व्यंजन के मिलन है, इसमें तो कोई एक स्वर लगे नहीं लगेगा, बिकॉज उनके मदर से उच्चारित होते हैं ना। तो बेसिकली ये मेन उसका ये कंसेप्ट है, जो दो व्यंजन से जो शब्द बनता है वो संयुक्ताक्षर है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तो चलो पढ़ते हैं द्वितीय व्यंजन के बारे में। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब एक जैसा वर्ण दो बार मिल जाए तो वो द्वितीय व्यंजन कहलाता है। बेसिकली ट्विन ट्विन जुड़वा जुड़वा टाइप के होते हैं, जैसे कि ये सारे सिमिलर टाइप के व्यंजन है एंड उनके मिलन से जो वर्ड होता है तो वो द्वितीय व्यंजन ही कहलाता है। एग्जाम्पल आप ले लो ये सारे। अभी हम फाइनली डिस्कस करेंगे तीन चीज़ों के बारे में, जो कि है अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में। तो अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, हंस, अंश, कंस आदि। और अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, इसीलिए अनुस्वार है, नाक से उच्चारण करने वाला शब्द। तो अभी हम फाइनली अभी सेकेंड डिस्कस करेंगे विसर्ग के बारे में। तो विसर्ग का चिन्ह ऐसा होता है, एंड जैसे कि वर्ड आप ले लो, प्रातः, नमः, अतः, ओके। एंड ये जो विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। आप जैसे कि अभी उच्चारण करके देखिए, प्रातः। नेक्स्ट हम थर्ड डिस्कस करेंगे अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है एंड इसका चिन्ह चंद्र बिंदु जैसा होता है, जैसे कि वर्ड है आंख, गांव, सांप आदि। एंड अनुनासिक का अर्थ है नाक के पीछे से आने वाली जो ध्वनि है, उसकी साउंड।
तो ये चंद्रबिंदु से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी अभी है, जैसे कि अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है तो शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, मतलब वो जो लेटर के ऊपर उसे शिरोरेखा बोलते हैं। जैसे कि चांद हो गया, गांव हो गया, आंख हो गया, ये सब उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है, नोज एंड माउथ से। एंड जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे कि हे, में, कहीं आदि। इसके ऊपर मात्रा लगी है, हे में आई की मात्रा, कहीं में दीर्घई की मात्रा, तो इसलिए उसके ऊपर चंद्र बिंदु ना लग के सब बिंदु लगा दिया जाता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अनुस्वार और जो अनुनासिक है ना, अनुस्वार और जो अनुनासिक में जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में भिन्नता है, बहुत डिफरेंस है। तो अनुस्वार के उच्चारण में जो वायु है ना, वो नाक से निकलती है, नोज से, जैसे जैसे नहीं बोलते नाक से क्यों बोल रहा है, तो उसी टाइप का शब्द होता है। जबकि अनुनासिक जो है वो चंद्र बिंदु, उसके उच्चारण के समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, किसी एक से नहीं। बट अनुस्वार के टाइम सिर्फ नाक में बोलने जैसा लगता है, जैसे कि हंस और हंसना, हंस, अंश, कंस आदि का उच्चारण करते समय वायु नाक से निकल रही है, जबकि आंख, पाँव, हंसना आदि का उच्चारण करते समय वायु सिर्फ नाक से नहीं, मुख और नाक दोनों, मुंह और नाक दोनों से निकल रही है। ये जब आप प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाओगे ना, ये सब इजी हो जाएगा आपके लिए बहुत। तो र के रूप के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो पहला रूप है ना, तो जो व्यंजन है, चाहे जो स्वर है, जो कि र के बाद लगता है ना, तो वही उसमें क्या करते हैं ना, हम रेफ लगा देते हैं। जैसे कि पहले र आएगा, उसके बाद व आया, वो एक व्यंजन है, उसके बाद नीचे पहले र आया, उसके बाद का आया जो कि एक स्वर है। इसका मतलब ये है कि जो र के बाद अगर जो स्वर और व्यंजन लगता है तो उसमें हम रेफ इस्तेमाल करेंगे। अगर पहले र लग रहा है, उसके बाद कोई और स्वर हो या व्यंजन हो, उसमें हम रेफ लगाएंगे। जैसे कि हमारा एक वर्ड हो गया पर्व, तो पर्व में अब जब उच्चारण कर रहे हो पर्व, तो उसमें परव, पहले र आ रहा है, उसके बाद व आ रहा है, तो र उसमें क्या लगा है, रेफ, तो ये र का पहला रूप। एंड उसी तरह कोई स्वर, कोई और या चाहे कोई व्यंजन के बाद र का जो प्रोनाउंस हो रहा है, तभी हम पदेन का रूप इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वर्ड ले लो ग्रह, तो ग्रह में क्या हो रहा है हमारा, ग्रह, ग्रह, इसमें पहले हमारा वर्ड आ रहा है, उसके बाद र की प्रोनाउंस हो रही है। बट जो पहले वाली रूप थी रेप की, उसमें र की प्रोनाउंस पहली आ रही थी, बट इसमें र बाद में आ रही है। उसके बाद फाइनली जब ओ, कुछ ऐसे वर्ड है जैसे कि स्पेशल ट, ठ, ड, ढ, जब ये सारे वर्ड के बाद जो र का उच्चारण सुनाई दे रहा है, तो उसमें क्या करेंगे ना, हम पदेन के इस रूप, जो नीचे वाले इस टाइप के रूप को हम इस्तेमाल करेंगे। तभी हम पढ़ेंगे फाइनली वर्ण विच्छेद के बारे में, वर्ण के स्प्लिटिंग करने के बारे में। तो जो शब्द के वर्णों को अलग अलग करने के लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं या वर्ण विश्लेषण भी कहते हैं। तो वर्ण का अर्थ जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि वर्ण विच्छेद को चलो समझते हैं। जैसे कि आपको वर्ण का मतलब पता है, भाषा की छोटी इकाई जिसे हम फर्दर टुकड़ों में विभक्त नहीं कर सकते। और विच्छेद का मतलब अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो वर्ण विच्छेद जो है ना, वो ध्वनि और उच्चारण पर मैटर करता है, उससे से ही हमारा विच्छेद होती है। वो सारे वर्ण, ध्वनि, उच्चारण, प्रोनाउंस में सब डिपेंडेंट है। एंड अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन हिंदी में बिल्कुल ठीक नहीं है, सही नहीं है, हम ऐसे ही हिंदी बोल देते हैं, तो वर्ण विच्छेद आपका 100% उथल पुथल होगी, मार्क कटेगी, गलत होगी। इसलिए पहले हम हमारा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वर्ण विच्छेद आप अपने आप से कर सकते हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ण विच्छेद है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड ये एक वर्कशीट है जिससे भी आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, जिससे पता चले कि आप कितने समझे हो ये चैप्टर। सो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
and like, subscribe and share.